हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी ऑन। आज हम लाइंस एंड एंगल्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 आज शुरू करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 5 चैप्टर्स एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स के ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो प्लीज़ जाइए और पहले उन चैप्टर्स को देखिए। तो चलिए आज का चैप्टर हम शुरू करते हैं। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर 6 एनसीईआरटी क्लास 9। इसके अंदर हम इस चैप्टर का पूरा बेसिक्स पढ़ेंगे कि पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले लाइंस मतलब आपके पास है लाइन क्या होती है। मैंने आपको यूक्लिड ज्योमेट्री चैप्टर करवाया है और उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि लाइन क्या होती है। एक ब्रेथलेस लेंथ होती है। लाइन क्या होती है? ब्रेथलेस लेंथ होती है। एक ऐसी लेंथ जिसको हम दोनों तरफ से क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ओके, ये कहलाएगी आपकी लाइन। प्रीवियस क्लासेस में जैसे कि क्लास 8 में या फिर उससे पहले आप लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हो? ए बी के ऊपर एक लाइन लगा के दोनों तरफ जब एरो लगा देते हैं तो ये लाइन की रिप्रेजेंटेशन होती है। पर अब क्लास 9 में हम सिर्फ नॉर्मल ए बी से ही लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके आगे बस लिख देंगे कि लाइन ए बी, ऐसी लाइन सेगमेंट ए बी या फिर रे ए बी। ठीक है, इनकी प्रॉपर नोटेशंस हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे। उससे नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट आपके पास क्या होता है? लाइन का एक छोटा सा पार्ट, लाइन का एक छोटा सा पार्ट क्या कहलाता है? लाइन सेगमेंट कहलाता है। उसके सेगमेंट्स, जब हम इस लाइन की डिफरेंट सेगमेंट्स बना दें, डिफरेंट पार्ट्स बना दें, तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। एक बात आपको ध्यान रखनी है, लाइन सेगमेंट के अपने एंड पॉइंट्स होंगे, 2 एंड पॉइंट्स होंगे और लाइन सेगमेंट को आगे प्रोड्यूस नहीं किया जा सकता किसी भी तरफ से। जितनी लाइन सेगमेंट हमने जितनी ली है उतनी ही रहेगी, पर लाइन को हम दोनों तरफ से एक्सटेंड कर सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। अगर इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस लिखी जाए तो आपके पास लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी? अ पार्ट ऑफ अ लाइन, अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 2 एंड पॉइंट्स, विद 2 एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स का मतलब ये है कि लाइन एंड हो चुकी है। ये देखिए, ये मैंने लाइन ले ली, लाइन सेगमेंट ले ली ए बी। ओके, ए बी ले ली। इसको ना हम इस तरफ बढ़ा सकते हैं, ना ही इसको हम इस तरफ इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, जितनी लाइन सेगमेंट आपने जितनी ले ली उतनी ही रहेगी। नेक्स्ट आती है आपके पास रे क्या होती है? रे होती है जिसका जो एक तरफ से तो जिसके पास एंड पॉइंट हो और दूसरी तरफ से उसको हम क्या करवा सकते हैं? इंक्रीज करवा सकते हैं, प्रोड्यूस करवा सकते हैं। ये उल्टा भी हो सकता है, जैसे इस तरफ एंड पॉइंट ले लीजिए और इस तरफ आप इसको इंक्रीज करवा दीजिए। ये ऊपर भी जा सकती है, एंड पॉइंट ले लीजिए और ऊपर की तरफ इसे आप इंक्रीज करवा सकते हैं। ओके, ऐसे नीचे की तरफ भी आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो रे की प्रॉपर डेफिनेशन क्या कहलाएगी? अ पार्ट ऑफ अ लाइन विद 1 एंड पॉइंट। सारी चीज़ें लाइन सेगमेंट रे दोनों ही किससे निकली हैं? लाइन से ही प्रोड्यूस हुई हैं दोनों। ठीक है, लाइन से ही आप इनको निकालोगे, लाइन का ही पार्ट है। अ पार्ट ऑफ लाइन, a part of line having 1 end point, having 1 end point, ये आपकी क्या कहलाएगी? एक रे कहलाएगी। आई होप आपको तीनों डेफिनेशन क्लियर हुई होंगी। लाइन किसे बोलते हैं, लाइन सेगमेंट किसे बोलते हैं और रे किसे बोलते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स पे। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे पॉइंट्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कितने भी पॉइंट्स हों, वो सारे आपके अगर एक ही लाइन के ऊपर हैं, अगर एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो इट मीन्स वो क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। जैसे कि आपके पास एक लाइन है, मैंने एक लाइन ले ली, यहाँ पे मैंने ले लिया ए पॉइंट, यहाँ ले लिया बी पॉइंट, यहाँ ले लिया सी पॉइंट और यहाँ ले लिया डी पॉइंट। अगर वो एक ही लाइन में आ रहे हैं या फिर स्ट्रेट लाइन में एक लाइन बना देते हैं, ऐसे पोजीशन है उनकी कि जब आप एक लाइन खींचो उन पॉइंट्स का यूज करके तो वो एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी लाइन में बनने चाहिए। जैसे ये बन रहे हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ए ले लिया, यहाँ ले लेती हूँ बी, यहाँ ले लेती हूँ, यहाँ ले लेती हूँ सी, ये नहीं है। तो जब मैं एक स्ट्रेट लाइन इनसे पास करवाऊंगी तो
तीनों ही पॉइंट से पास हो जाएगी। तो A B C एंड D आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम? कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, सिमिलरली ABC भी क्या कहलाएंगे? कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। अब देखिए कोलिनियर का उल्टा क्या हो जाएगा? नॉन कोलिनियर हो जाएगा, यानी कि जो पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते उन्हें क्या बोला जाएगा? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स बोला जाएगा। जैसे मैं इसका भी एग्जांपल आपको लेके दिखाती हूँ। मैंने ले लिया, ये ले लिया A पॉइंट, ठीक है, यहाँ ले लिया मैंने B पॉइंट, यहाँ ले लिया मैंने C पॉइंट। तो देखिए आप जब एक लाइन खींचेंगे तो क्या एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से जाएगी? नहीं जाएगी। तो ये कहलाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई करते हो कोलिनियर कहलाएंगे, और जो एक स्ट्रेट लाइन में लाई नहीं करते वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं एंगल्स के ऊपर। अब एंगल क्या है? अभी मैंने आपको रे बताया, रे क्या होती है। ओके, रे क्या होती है? हैविंग वन एंड पॉइंट। तो दो रे से मिलकर, दो रे को जब हम एक कॉमन पॉइंट से ज्वाइन करवा देते हैं, ठीक है, दोनों के एंड पॉइंट सेम बन जाते हैं, और दो रे से मिलके क्या बनता है आपका? ये जो प्रोड्यूस करता है ये बनता है आपका एंगल। ओके, ये होता है एंगल। एंगल में जो ये पॉइंट है जहाँ पे दोनों रेज मीट करती हैं, इसका नाम होता है वर्टेक्स। इसका नाम होता है वर्टेक्स। और जो ये दोनों साइड्स हैं, जो एरो वाली साइड्स हैं, इन एरो वाली साइड्स को हम बोलेंगे आर्म्स। क्या बोलेंगे? आर्म्स। ये आर्म्स है, और ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे दोनों ही रेज मीट करती हैं उन्हें बोला जाएगा वर्टेक्स बोला जाएगा। तो इस तरह आपका एंगल बनता है। चलिए अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। टाइप्स ऑफ एंगल्स मैं प्रॉपर ड्रॉ करके बताऊं या फिर लिख के बताऊं, उससे पहले मैं आपको ऑरली समझाती हूँ कि टाइप ऑफ एंगल्स में आप क्या क्या लोगे। एक होता है आपके पास एक्यूट एंगल। अब देखिए आपने ये एंगल ऐसे बनाया था, आपने एंगल ऐसे बनाया था जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स मीट करती है, और ये दोनों क्या थी? उसकी आर्म्स थी। आपको ये भी पता है कि जब मैं ऐसे इसको स्ट्रेट कर दूं तो ये आपका राइट एंगल बन जाता है। क्या बन जाता है? राइट एंगल, 90 डिग्री एंगल। अगर कोई भी एंगल आपका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बीच में है, कहीं भी, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ठीक है, 90 से छोटा होना चाहिए पर 0 से बड़ा होना चाहिए, उस एंगल को बोला जाता है एक्यूट एंगल। ओके, सेकंड है आपके पास राइट एंगल। राइट एंगल आपको पता है 90 डिग्री का एंगल होता है। अगर मैं 90 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा करवा दूं एंगल, चाहे 1 डिग्री भी आप बढ़ाइए, 2 3 4 कितना भी आप आगे ले जाइए, और जब तक ये सीधी लाइनें ऐसे ना बन जाए, ये एंगल आपका कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ये आपका कहलाएगा स्ट्रेट एंगल, जो कि कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में जो भी एंगल बनेगा वो आपका कहलाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, सबसे पहले मैंने आपको बताया जीरो एंगल। जीरो एंगल के बाद आता है आपका एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद बन जाता है राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आपका आता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका बन जाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद जब आप इसको नीचे की साइड घुमाएंगे तो ये एंगल बन रहा है ना आपका, ये बड़ा जो एंगल बन रहा है, ये एंगल, इस एंगल की बात कर रही हूँ मैं। यहाँ से जब घूम के आए थे जब हम यहाँ से घूम के ऐसे आए थे, तो ये आपका क्या बन जाता है? रिफ्लेक्स एंगल बन जाता है, जैसे ही वो स्ट्रेट एंगल को क्रॉस कर जाता है। ठीक है, ये स्ट्रेट एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया यहाँ तक, रिफ्लेक्स एंगल होगा, और जैसे ये वापस से मीट कर जाएगा इसके साथ, तो ये बन जाएगा कंप्लीट एंगल। ओके, कंप्लीट एंगल आपका होता है 360 डिग्री। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये आपका जीरो एंगल, जीरो एंगल के बाद आपका बनेगा ये एक्यूट एंगल, जहां जितना मैं मूव कर रही हूँ एक्यूट, और उसके बाद ये बन जाएगा आपका राइट एंगल। राइट एंगल के बाद आपका बन जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, और ऑब्ट्यूज एंगल के बाद जब मैं इसको स्ट्रेट कर देती हूँ तो ये बन जाता है स्ट्रेट एंगल, जो कि 180 डिग्री का होता है। स्ट्रेट एंगल के बाद ये आप जब नीचे की तरफ आओगे तो ये बन जाता है रिफ्लेक्स एंगल, और ये यहाँ तक रिफ्लेक्स रहेगा। उसके बाद ये मीट करके एक दूसरे के साथ क्या बना देंगे? कंप्लीट एंगल बना देंगे, जो कि कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। आइए थ्योरेटिकली अब इस चीज़ को समझ लेते हैं कि आप थ्योरेटिकली कैसे करेंगे इस चीज़ को। जब मैंने दो रेज बनाई और दो रेज ऐसे हैं, ठीक है, ये हो गया आपका एक्यूट एंगल। ये क्या कहलाएगा? आपका एक्यूट एंगल। और एक्यूट एंगल इसको मैं अल्फा मान लेती हूँ। अल्फा
ये आपका आएगा 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच बीच में। देखिए बड़ा और छोटा नहीं हो, इससे 90 से कम और 0 से बड़ा। उसके बाद आपका आता है उसके बाद आपका आएगा राइट एंगल। यह आपका होता है 90 डिग्री का। ठीक है, ये क्या है, इसका नाम मैं लिख लेती हूँ आपके पास एक्यूट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल। उसके बाद आते हैं ऑब्ट्यूज एंगल पर। ऑब्ट्यूज एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूज एंगल। अल्फा अगर मैं इसको मानूँ, इस तरफ ड्रॉ हो रहा है ये एंगल, ठीक है, इस तरफ, यानी कि नीचे से शुरू हुआ है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये होगा आपके पास 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसका नाम आप क्या कहोगे, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपके पास आएगा स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये पॉइंट मैं ऐसे बना देती हूँ। ये आपका है 180 डिग्री। 180 डिग्री वाला एंगल क्या कहलाएगा आपके पास, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल के बाद आपके पास बनता है रिफ्लेक्स एंगल। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल। जैसे मैं यहाँ से आई यहाँ तक, ठीक है, अल्फा मान लिया। रिफ्लेक्स एंगल आपका होगा 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसका नाम होगा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद आपके पास बनता है, यहीं पे आपके दोनों रेज आ चुकी हैं, ये आपका एंगल बन जाता है पूरा 360 डिग्री, और इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, या फिर आप कह लो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन। वन कंप्लीट रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन। ओके, आई होप आपको टाइप्स ऑफ एंगल्स समझ में आए होंगे कि कितने तरह के हमारे पास एंगल्स होते हैं। अब हम आगे बात करते हैं पेयर ऑफ एंगल्स की। किसकी बात करेंगे, पेयर ऑफ एंगल्स। अब देखिए अभी तक हमने एक एक एंगल पढ़ा था, अब हम पेयर में एंगल्स को पढ़ेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, अगर आपके पास दो एंगल्स हैं, लेट्स सपोज ये आपके पास ए एंगल है और ये आपके पास ये गलत हो गया, और ये आपके पास बी एंगल है। ये आपके पास क्या है, बी एंगल है। अगर ए प्लस बी दोनों एंगल का सम मेरे पास 90 डिग्री बन जाए तो मेरे पास हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। ओके, तो ये बन जाएंगे आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, अगर आपका ये वाला एंगल मान लीजिए 60 डिग्री है, ठीक है, और ये वाला एंगल आपके पास 120 डिग्री है। सॉरी मैंने यहाँ ड्रॉ भी गलत कर दिया है, ऐसे ड्रॉ नहीं होगा, एक मिनट। ये एंगल मान लीजिए बी, ओके, दोनों का सम मैं 180 बना रही हूँ, ये बनना था 90 डिग्री, ठीक है। तो इसका ये एग्जांपल आप ऐसे लीजिए, ये 60 डिग्री और ये आपके पास है लेट्स सपोज 30 डिग्री, ठीक है। तो 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बाद में क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो दोनों एंगल कितने कितने भी मेजरमेंट के हो सकते हैं, पर जब उनको ऐड किया जाएगा तो 90 डिग्री बनना चाहिए, तो वो कहलाएंगे सब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब आगे आते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में जब दोनों एंगल का सम 180 बन जाएगा, व्हेन सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। जब 180 डिग्री सम बन जाए दोनों एंगल्स का तो वो कहलाएंगे सप्लीमेंट्री
एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स में लेट्स सपोज आपके पास मान लो ये ए एंगल है और ये आपके पास बी एंगल है, तो ए प्लस बी आपके पास 180 डिग्री बनना चाहिए। मैं मान लेती हूँ जो ये ए एंगल है ये आपका 60 डिग्री है और ये जो बी एंगल है ये मान लीजिए आपके पास 120 डिग्री है, तो दोनों का सम देखिए हमारे पास क्या बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। आप ऐसे कर सकते हैं। ओके, उसके बाद आते हैं एडजेसेंट एंगल। अब देखिए एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल होता है जो एक दूसरे के साथ साथ हो, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज बैठे हो, जैसे कि पड़ोसी होते हैं। ओके, नेबर्स जैसे होते हैं, एक के साथ दूसरा, यानी कि एक कॉमन आर्म दोनों के बीच में आनी चाहिए। जैसे क्या होता है कि जब नेबर्स होते हैं, नेबर्स के जो हाउस होते हैं उनके बीच में एक कॉमन दीवार होती है ना, दो घरों के बीच में एक कॉमन दीवार होती है। ऐसे ही ऐसे दो एंगल्स, जैसे मैंने ये एंगल ड्रॉ कर लिया और एक ये ड्रॉ कर लिया, ठीक है, ये आपका ए एंगल है, ये आपका बी एंगल है। जब दोनों एंगल्स के बीच वाली एक आर्म कॉमन हो, एक आर्म कॉमन हो, तो वो कहलाएंगे एडजेसेंट एंगल्स। ए बी के क्या है, एडजेसेंट है, हम ऐसे बोलेंगे ए एंड बी आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अब एक और बात बताइए, अब मैंने यहाँ पे ऐसे एंगल लिया, ये एंगल है आपके पास, सेम ऐसा ही ले रही हूँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस करूँगी मैं दोनों के बीच में। जैसे ये मेरे पास ए एंगल है और मैं अब ये वाला एंगल ले रही हूँ, बड़ा वाला, ये बी एंगल। अब दोनों के बीच में कॉमन आर्म तो है, कौन सी वाली है, ये वाली कॉमन आर्म है दोनों के बीच में, यहीं से तो जा रहे हैं दोनों एंगल उठ के। ये ए यहाँ पे बन गया और ये बी वहाँ पे बन गया, तो क्या ये एडजेसेंट होंगे, क्या ये एडजेसेंट एंगल है? तो आप कहोगे नहीं, ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी एक कंडीशन होती है एडजेसेंट बनाने के लिए। क्या होता है, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए और जो बची हुई दोनों आर्म्स हैं वो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड होनी चाहिए। ये देखिए ये कॉमन आर्म है और ये डिफरेंट साइड पे है, इस तरफ और इस तरफ। पर यहाँ देखिए ये कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म के एक ही तरफ, एक ही साइड में दोनों डिफरेंट वाली अनकॉमन आर्म आ जाती हैं, तो ये आपका एडजेसेंट एंगल नहीं कहलाएगा, ये आपका एडजेसेंट एंगल कहलाएगा। तो एडजेसेंट एंगल के लिए कंडीशन है पहली ये कि एक आर्म कॉमन होनी चाहिए और दूसरी दोनों आर्म्स आपके कॉमन आर्म के दोनों साइड होनी चाहिए, एक दूसरी साइड और एक दूसरी साइड, एक लेफ्ट और एक राइट साइड। तो आपके क्या बनेंगे, एडजेसेंट एंगल बनेंगे। उसके बाद आता है आपके पास लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं, adjacent angles having sum 180 degree, having sum 180 डिग्री। अब आप ये कहोगे कि लीनियर पेयर भी क्या हो गया, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए, तो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, ये एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। एडजेसेंट एंगल अभी भी बताया, एक कॉमन आर्म, दोनों के बीच में एक कॉमन आर्म आपकी होनी चाहिए और बाकी की जो दोनों अनकॉमन आर्म है वो उसके डिफरेंट साइड होनी चाहिए, एक उधर एक उधर, ठीक है, तो वो क्या कहलाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। तो एडजेसेंट एंगल का सम 180 होना चाहिए, समझे। पर सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या थे, सप्लीमेंट्री एंगल कोई भी एंगल हो गए, कोई भी दो एंगल, कोई भी, ठीक है, एडजेसेंट भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं, पर लीनियर पेयर में कंडीशन है कि एडजेसेंट एंगल का सम 180 होगा तो ही वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पेयर कहलाएंगे। अदरवाइज अगर कोई भी दो डिफरेंट एंगल है, क्योंकि इनमें देखिए कोई भी कॉमन आर्म है ही नहीं, दोनों अलग अलग एंगल बन रहे हैं और दोनों का सम अगर मेरे पास 180 डिग्री बन जाता है, अगर दोनों का सम मेरे पास क्या बन जाता है, 180 डिग्री बन जाता है, तो ये क्या कहलाएंगे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ठीक है। लीनियर पेयर के लिए कंडीशन है कि एडजेसेंट होने चाहिए, पर सप्लीमेंट्री के लिए कोई कंडीशन नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख सकती हूँ, एक पॉइंट लिख सकती हूँ, जो क्या है, ऑल लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स। बात समझ आई, सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल हो सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री बनने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, एडजेसेंट हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं, पर लीनियर पेयर
पर लीनियर पेयर के लिए क्या है, एडजेसेंट एंगल होना कंपल्शन है, ठीक है, कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है। तो हम लिखेंगे ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स आर नॉट लीनियर पेयर। आई होप आपको ये दोनों पॉइंट क्लियर हुए होंगे, किसको हम सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे और किसको लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। आइए नेक्स्ट मूव करते हैं इंटरसेक्टिंग एंड। ये थे जो अभी तक मैंने आपको पढ़ाया, उसमें क्या क्या पढ़ाया। पहले पढ़ाई मैंने आपको लाइन क्या होती है, एक छोटा सा रिकैप करते हैं। लाइन होती है जिसको आप दोनों तरफ क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है, कहीं पे भी रुकेगी नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग होती है, बढ़ती जाएगी, ठीक है, वो होती है आपकी लाइन। और अगर आपको याद हो तो यूक्लिड ज्योमेट्री में हमने लाइन की डेफिनेशन भी पढ़ी थी, ब्रेथलेस लेंथ, जिसकी कोई ब्रेड्थ नहीं होती, सिर्फ लेंथ होती है, वो क्या होती है, आपकी लाइन होती है। सेकंड मैंने आपको बताया लाइन सेगमेंट क्या थी, जब हम लाइन का ही एक छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं उसे हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट, और उसके दोनों एंड्स होते हैं, दो एंड होंगे, एक राइट साइड एक लेफ्ट साइड, ठीक है, ऑपोजिट साइड में दो एंड्स होंगे, और लाइन सेगमेंट को हम आगे प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। एक होती है आपके पास रे भी आपकी लाइन का ही एक पार्ट होती है, एक तरफ से एंड पॉइंट होता है, दूसरी साइड से आप उसको क्या कर सकते हो, इंक्रीज करवा सकते हो, ठीक है। ये थी आपकी रे के बाद मैंने आपको पढ़ाया एंगल क्या होता है, जब दो रेज एक कॉमन वर्टेक्स पे मिल जाती हैं तो आपका क्या बनाती हैं, एंगल बनाती हैं, ठीक है। एंगल से पहले एक और पॉइंट करवाया था, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करते हों, ठीक है, यानी कि कोई भी पॉइंट्स हैं उनकी पोजीशन कुछ ऐसी हो कि जब हम एक लाइन ड्रॉ करें तो एक सिंगल लाइन सारे पॉइंट्स को क्रॉस करते हुए आनी चाहिए, तो वो आपके कहलाएंगे कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली इसका उल्टे हो जाएंगे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो कि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर सारे के सारे फिट ना हो पाए, वो क्या कहलाएंगे, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। उसके बाद हमने पढ़े टाइप्स ऑफ एंगल में हमने पढ़ा एक्यूट एंगल जो कि 0 से 90 डिग्री के बीच होगा, फिर हमने पढ़ा राइट एंगल जो कि कंप्लीट 90 डिग्री का होगा, ओके। थर्ड हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा, 90 डिग्री टू 180 डिग्री के बीच में लाई करता होगा। फिर हमने पढ़ा स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री, प्रॉपर 180 डिग्री का जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। उसके बाद आता है रिफ्लेक्स एंगल होता है जो 180 डिग्री से 360 डिग्री के बीच में लाई करेगा, वो कहलाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल के बाद आता है आपका कंप्लीट एंगल या फिर वन कंप्लीट रेवोल्यूशन भी आप उसको बोल सकते हो, और वो होता है 360 डिग्री का, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर में पढ़े थे हमने एंगल्स। पहला पढ़ा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कोई भी दो एंगल और उनका सम 90 डिग्री आ जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे। एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट एंगल भी हो सकते हैं, कैसे भी एंगल हो सकते हैं, बस सम दोनों का ऐड करने के बाद 90 डिग्री बनना चाहिए, कहलाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आती है सप्लीमेंट्री एंगल, सेम केस सप्लीमेंट्री एंगल के लिए भी है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों एंगल का सम 180 बन जाएगा 90 की बजाय, ठीक है, दोनों एंगल का सम क्या बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। और आपके ये वाले एंगल सप्लीमेंट्री एंगल एडजेसेंट भी एंगल्स भी हो सकते हैं, जिनके बीच में एक कॉमन साइड आए, कॉमन आर्म आए, और बाकी की दोनों अनकॉमन आर्म उस कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड पे हो, ओके। और नॉन एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा एडजेसेंट एंगल, जो कि मैं अभी ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि एडजेसेंट एंगल क्या होते हैं। उसके बाद आते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स में एक छोटी सी नेसेसरी कंडीशन है, वो क्या है कि आपके एडजेसेंट एंगल ही होने चाहिए और उनका सम क्या बनना चाहिए, 180 डिग्री बनना चाहिए। तो दो पॉइंट इसमें आ गए, पहला एडजेसेंट होने चाहिए, दूसरा सम 180 डिग्री बनना चाहिए। फिर हमने दो छोटे छोटे पॉइंट्स और क्लियर किए, वो क्या थे कि सारे के सारे लीनियर पेयर ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री बन सकते हैं, ठीक है, कहला सकते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्री में कोई ऐसी कंडीशन नहीं है, एडजेसेंट एंगल्स भी हो सकते हैं, नॉन एडजेसेंट भी हो सकते हैं, पर लीनियर पेयर में क्या कंडीशन है कि एडजेसेंट ही होनी चाहिए आपके, इसलिए हम ऑल सप्लीमेंट्री एंगल्स को लीनियर पेयर नहीं कह सकते। आई होप आपको अब तक का चैप्टर प्रॉपरली समझ आया होगा, अच्छा चैप्टर है और बेसिक्स भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ ना आए, इंटरेस्टिंग है, पढ़ेंगे तो अच्छे से क्लियर भी होगा और क्वेश्चंस भी आपके सोल्व हो जाएंगे। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब देखिए पेयर ऑफ एंगल्स में मैंने आपको 4 टाइप बताए हैं, 5 टाइप होते हैं एक्चुअली, एक और टाइप है जो कि मैं अब आगे बताने वाली हूँ आपको इंटरसेक्टिंग और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस में। मैंने वहाँ पे जानबूझ के नहीं बताया क्योंकि यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस का यूज़ होने वाला था,
फिफ्थ में। इसलिए मैं पहले इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ाऊंगी, उसके बाद आपको बताऊंगी कि फिफ्थ पेयर ऑफ एंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो समझते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आपकी क्या होती हैं? ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को एक कॉमन पॉइंट पे क्या करवाएं, मीट करवाएं, या फिर कहिए कि कट करवा दिया। एक कॉमन पॉइंट आना चाहिए दोनों के बीच में, वो एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। इस लाइन को ऐसे बोलते हैं कि एक आपके पास एल लाइन है, एक आपके पास एम लाइन है। अगर एल एम को इंटरसेक्ट करती है तो एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती होगी, एल एम को मीट करती होगी, और एम बी एल को एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती होगी, मीट करती होगी। तो वो लाइंस होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और फिर आती हैं आपकी नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के साथ क्या जाएं, पैरेलल पैरेलल चलती जाएं। जैसे आपको रेलवे ट्रैक पता है, रेलवे ट्रैक की जो लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के साथ चलती रहती हैं पैरेलल में। ठीक है, एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करती। ठीक है, समझ आई बात? ऐसे ही होती है रेलवे लाइंस की ट्रैक, तो वो स्ट्रेट क्या है, आगे 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 चलती जाएंगी। तो ये कहलाती हैं, जो ये नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, इनको हम पैरेलल लाइंस भी बोलते हैं। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, और कह सकते हो आप पैरेलल, पैरेलल में चल रहे हैं पैरेलल लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस को आप क्या बोल सकते हो, नॉन पैरेलल लाइंस, नॉन पैरेलल लाइंस हम इसे बोल सकते हैं। अब आप मुझे बताना, मैंने ये दो लाइंस, मैंने एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी और एक ऐसे ड्रॉ कर दी, तो मुझे बताइए कि क्या ये इंटरसेक्टिंग है या फिर नॉन इंटरसेक्टिंग है। तो आप क्या बोलोगे, आप क्या बोलोगे कि इंटरसेक्टिंग है या नॉन इंटरसेक्टिंग? तो बच्चे आप कहोगे कि मैम ये मीट ही नहीं करती कॉमन पॉइंट पे, तो ये नॉन इंटरसेक्टिंग हो गई। नहीं, लाइन की बात हो रही है। लाइन क्या करती है, लाइन को आप आगे प्रोड्यूस करवा सकते हो। इसको जब मैं स्ट्रेट प्रोड्यूस कराऊं और इसको भी मैं स्ट्रेट प्रोड्यूस कराऊं, तो क्या ये मीट नहीं होती है कॉमन पॉइंट पे? होती हैं। अगर ये कॉमन पॉइंट मीट होती हैं तो ये क्या कहलाएंगी, आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस ही कहलाएंगी। कई बार क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि मीट करते हुए दिखाएंगे नहीं आपको, पर ड्रॉ इस तरीके से कर देते हैं कि जब आप उसको प्रोड्यूस करोगे तो बाद में वो एक कॉमन पॉइंट पे क्या करती होंगी, मीट करती होंगी। तो दैट मीन्स इंटरसेक्ट करती होंगी, तो उनका नाम हो जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। आइए अब आगे एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। मैंने आपको पेयर ऑफ एंगल्स बताए थे, जो 4 टाइप में आपको बता चुकी हूँ। फिफ्थ टाइप की बात करते हैं। फिफ्थ टाइप क्या है, वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। फिफ्थ टाइप के एंगल्स क्या होते हैं, मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पे फिफ्थ एंगल्स होते हैं, डिफरेंट पेन यूज करती हूँ। वर्टिकली ओपोजिट एंगल्स। अब वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं बच्चे, जब दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में एंगल्स बनते हैं। देखिए ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस में जो ये वाला एंगल है ये इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है, तभी ऑपोजिट का यूज़ किया है वर्ड, ऑपोजिट वर्ड तभी यूज़ हुआ है। एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है ना, ये एंगल 1, ये एंगल 2, तो एंगल 1 एंगल 2 क्या कहलाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और एक और बात ध्यान रखनी है आपको, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो होते हैं पेयर में होंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये बात आपके लिए बहुत नई है और बहुत ही अच्छी बात है, आपको याद करनी है। ये आपके अभी क्वेश्चंस में यूज होंगी। ठीक है, जो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करोगे या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे, जैसे भी तरह के आप क्वेश्चन करिए, बेस ये है। अगर आपका बेस क्लियर है तो ही आप आगे बढ़ पाओगे ना, तो बेस क्लियर नहीं है तो आप आगे के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ भी प्रिपेयर करने से पहले आपको बेस अपना क्लियर करना पड़ेगा, और ये बेस है आपका। ओके, तो वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपके क्या कहलाते हैं, इक्वल होते हैं। सेकंड, मैंने अब ले लिए एंगल्स, मैं इधर ले लेती हूँ। ये जो एंगल है ये भी तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ये एंगल भी तो एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। मैं इसको बोलती हूँ एंगल 3, इसको बोलती हूँ एंगल 4। तो ये दोनों एंगल्स भी क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के वर्टिकल कहलाएंगे, वर्टिकली ऑपोजिट कहलाएंगे, और इक्वल भी होंगे बच्चे। ये एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड बोथ आर कॉल्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मैंने 2 पेयर पढ़े, 2 पेयर हो गए आपके पास, 2 पेयर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स के। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल को आप पूरा ना करके आप VOA से लिख सकते हो, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि बार बार हम पूरा नहीं लिखेंगे, तो VOA से मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगी आगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा, इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स।
इसके बाद हम पढ़ते हैं 2 एग्जाम्स पढ़ेंगे जो कि आपकी बुक में ही गिवन है और अच्छी हैं, मतलब कि आपको वैसे पता भी है उन चीज़ों के बारे में, पर उन्होंने अलग से लिख के दी हैं तो हम इन्हें ज़रूर कंसिडर करेंगे। अब देखिए फर्स्ट एग्जाम क्या कहती है, इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन। याद कर लीजिएगा इसे, इफ़ अ रे, क्योंकि ये कंसेप्ट आपका क्वेश्चंस में भी यूज होगा। इफ़ अ रे आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा कि ये एग्जाम ये बोलती है, तो आपके क्वेश्चन में आप उसको डायरेक्ट यूज करेंगे। इफ़ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, ऑन अ लाइन, अगर एक रे एक लाइन पे स्टैंड करती है, ओके, एक रे एक लाइन पे स्टैंड करती है, तो आप ही बताइए मुझे, मैंने अभी अभी आपको बताया ये कंसेप्ट कि अ रे एक लाइन पे स्टैंड करती है। ये देखिए लीनियर पेयर पे आ जाइए, लीनियर पेयर पे एक लाइन बनाई थी मैंने, एक लाइन के ऊपर एक रे क्या कर रही है, स्टैंड कर रही है। क्लियर हुआ? तो यही मैं आगे लिखने वाली हूं, इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन देन द sum of two adjacent angles, sum of two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। इन्होंने इतनी बड़ी इतना कुछ बना दिया, सीधी सी बात थी कि एक लाइन है, लाइन के ऊपर एक रे थी, तो वो लीनियर पेयर बनाएंगे, जो एंगल बनेंगे वो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। बात तो यही है, क्योंकि दोनों एंगल एडजेसेंट होंगे ना एक दूसरे के। देखिए तभी मैं इसको बोलूंगी लीनियर पेयर। एक लाइन है, एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे बना दीजिए, ऐसे बना लो। चलिए डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल लेके देखते हैं, ये बना लो, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ, ये बना लो, कुछ भी बना लो, जैसे आपका मन करे वैसे आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो। लाइन होनी चाहिए, नीचे वाली क्या होनी चाहिए, एक लाइन होनी चाहिए। सो दिस एंगल ए, दिस एंगल बी, बोथ सम ऑफ बोथ एंगल इज 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। मैं एलपी से इसको लिखूंगी, लीनियर पेयर। ये एंगल ए मान लीजिए, ये एंगल बी माने, ये स्ट्रेट एंगल है ना, बताया भी था आपको स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो फिर ए प्लस बी क्या बनाएंगे, 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। सिमिलरली ए एंगल बी एंगल, sum of both angle is again 180 डिग्री, दैट इज लीनियर पेयर। आई होप आपको ये एग्जाम समझ आई होगी। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जब भी एक लाइन के ऊपर एक रे की बात की जाएगी तो आप क्या बोलोगे, लीनियर पेयर बनता होगा। एक लाइन के ऊपर जब एक रे की बात ड्रॉ करवाने की बात की जाएगी तो आप कहोगे कि लीनियर पेयर बनता है, जो दो एंगल बने हैं उनका सम 180 डिग्री आता है। अब आते हैं सेकेंड एग्जाम पे। सेकेंड एग्जाम आपको क्या बोलती है, सेकेंड एग्जाम है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। देखिए फिर वही बात आ गई, लीनियर पेयर में मैंने यही बात लिखवाई थी, एडजेसेंट एंगल्स हैविंग सम 180 डिग्री। अब ये यहीं से स्टार्ट करते हैं और बोलते हैं इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, तो क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लीनियर पेयर बनाएंगे। इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री देन द नोन कॉमन आर्म्स ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। क्या बोल रहे हैं वो सीधी सी बात बोल रहे हैं, एक छोटी सी बात बोल रहे हैं। कहते हैं कि दो एडजेसेंट एंगल हैं, दो एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों का सम क्या बनना चाहिए, 180। 180 तो ऐसे ही बनेगा बच्चे, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल तो ऐसे ही बन सकता है, या फिर आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, चाहे कैसे भी करो। ये दोनों एंगल का सम अगर 180 है तो जो नॉन कॉमन आर्म है, देखिए ये कॉमन आ रही है दोनों के बीच में, ये क्या है, कॉमन आर्म है। तो नॉन कॉमन आर्म कौन सी हुई, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ, ये दोनों नॉन कॉमन आर्म मिला के क्या बना लेंगी, एक लाइन बना लेंगी। ओके, बस ये थी आपकी एग्जाम्स जो हमने करनी थी। अब नेक्स्ट है एक थ्योरम, जो कि आपकी बुक का ही पार्ट है। थ्योरम क्या होती है, जिन्हें हमें प्रूफ करना पड़े। एग्जाम वो चीज़ थी जिसको प्रूफ नहीं करना, जो ऑलरेडी ट्रू है। मतलब क्या होता है कि एग्जाम हम एज इट इज़ क्यों लर्न करते हैं, क्योंकि जब साइंटिस्ट ने इन्हें निकाला होगा, एग्जाम्स बनाई होंगी, तो पहले उन्होंने प्रूफ करके ही तो देखा होगा
पहले उन्होंने उसको क्या करके देखा, प्रूव करके देखा, प्रूव किया और देखा कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ है तो यूनिवर्सल ट्रुथ को क्या करेंगे, एज इट इज ही लर्न करेंगे, उसकी प्रूफ की तो जरूरत है ही नहीं ना। जैसे मैंने कहा कि मेरा चैनल है स्टडी ऑन, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हाँ मेरा एक चैनल है, आप निकाल के देखो या कोई भी ढूंढ के देखेगा तो मेरा एक चैनल मिलेगा स्टडी ऑन, तो वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। जैसे कि ये नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर मैंने लिखा है थ्योरम 1, तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको प्रूव करने की क्या नीड है, नहीं है ना। तो इसलिए एग्जाम बनती है। एग्जाम एंड पोस्टुलेट्स मैंने आपको बताया था यूनिवर्सल ट्रुथ का पार्ट होते हैं, पर थ्योरम ऐसी चीज है जिसको आपको क्या करवाना पड़ेगा, प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। अब देखिए मैं पहले थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ और उसके बाद हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ये चीज़ ट्रू हो सकती है। तो देखिए थ्योरम है आपके पास, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और आपको पता है कि इंटरसेक्ट कैसे करती है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं इंटरसेक्टिंग लाइंस होती क्या है, देन द vertically opposite angles are equal, then the vertically opposite angles are इक्वल। ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल जब मैंने बताया आपको, तो मैंने ये भी बताया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइंस के ऑपोजिट वाले एंगल्स जो होते हैं वो वर्टिकल अपोजिट एंगल बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी, पर बस अब उसको क्या करेंगे, प्रूफ करके दिखाएंगे कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल इंटरसेक्टिंग लाइन के वाले क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ। डायग्राम आपका क्या है, कोई भी ऐसे लाइंस आप ड्रॉ करवाएं। ये हो गई मेरी इंटरसेक्टिंग लाइंस। 4 एंगल बनाऊंगी, चारों के नाम अलग अलग रखूंगी, 1 2 3 एंड दिस इज 4। चारों का नाम रख लीजिए। मैंने बोला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। लाइन का नाम भी रख देती हूँ, जैसे ए बी एंड दिस इज सी एंड डी। ओके, अब सबसे पहले जब भी आप प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। गिवन आपके पास क्या है, 2 इंटरसेक्टिंग लाइंस, 2 इंटरसेक्टिंग लाइन गिवन है ना, आपको दी हुई है कि इंटरसेक्टिंग है, ए बी एंड सी डी। 2 इंटरसेक्टिंग लाइन आपको गिवन है। उसके बाद आते हैं, गिवन के बाद आपको टू प्रूव, मतलब कि प्रूव करना क्या है, आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट, यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। यही चीज़ प्रूव करनी है ना आपको। तो मैंने इसको इजी लैंग्वेज में लिख लिया, अपनी तरफ से एंगल्स बना लिए, और एंगल्स को पूरा ना लिख के आप ऐसे देखा जाए तो एंगल को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एंगल का नेम। एंगल 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल AOC, एंगल COB, एंगल 2 को लिख सकते हैं एंगल BOD। मैं ऐसे ना लिख के नॉर्मली नेम रख लिया है, आप अपनी तरफ से ड्रॉ करेंगे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में ऐसा कुछ नहीं बोला कि आप प्रूफ कैसे करना है। प्रूफ आप अपने तरीके से करिए, जैसे आप कर सकते हो, इजी से इजी वैसे करना। नेक्स्ट करते हैं प्रूफ। अब प्रूफ पर आइए। प्रूफ में ध्यान से देखिए, मेरे पास AB एक लाइन है, लिख लेते हैं, AB इज अ लाइन, AB इज अ लाइन, OC इज अ कॉमन आर्म, दिख रहा है ना आपको, OC इज अ कॉमन आर्म। मैं इसको अगर छुपा लूं तो अब देखिए, AB इज अ लाइन एंड OC इज अ रे। तो इससे क्या समझते हो, एक लाइन के ऊपर एक रे ड्रॉ कर दी गई है, तो क्या मतलब है इसका कि दोनों जो एंगल बनते हैं उन एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ऑलरेडी मैं एग्जाम 1 में ये बात आपको प्रूव कर चुकी हूं। तो मैं यहां लिखूंगी, अकॉर्डिंग टू axiom 1, when a ray is drawn
on a line, the angles so formed are called sum of the angles so formed is 180 डिग्री। क्या ये बात क्लियर है? आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो इसको मुझे बार बार एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आ गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन पे चलते हैं। सिमिलरली मैं क्या करूंगी, अगर मैं सी डी लाइन लूँ, अब मैंने क्या ले ली, सी डी लाइन के ऊपर ए ओ क्या है आपके पास, मैंने कंसिडर किया सी डी इज अ लाइन एंड ओ ए इज अ रे ऑन इट, सो अकॉर्डिंग टू एक्सियम 1 आपको सिर्फ इतना लिख के नहीं छोड़ना है, आप आगे लिखोगे एक्सियम 1 क्या बोलती है, क्योंकि मैंने एक्सियम 1 नाम दिया है, क्या पता कोई दूसरा बच्चा उसको किसी और तरीके से करे, जब नोट्स बनाए कोई और किसी और तरीके से करे, तो आप बार बार एक्सियम 1 नहीं लिख सकते, आपको उस की पूरा क्या लिखना पड़ेगा, पूरी स्टेटमेंट लिख के बतानी पड़ेगी। ठीक है, मैं यहाँ नहीं लिख रही क्योंकि मैं ऊपर लिख चुकी हूँ, बार बार मैं उसको नहीं लिखूंगी, सिर्फ डायरेक्ट यूज करूंगी। अब देखिए, अब मेरे पास सी डी इज अ लाइन, ओ ए इज अ रे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम क्या बनेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 का सम मेरे पास बन जाएगा 180 डिग्री। क्या मैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के साथ इक्वेट कर दूं, क्योंकि दोनों ही 180 डिग्री के इक्वल हैं। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 विच इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। क्या मैंने प्रूफ कर दिया कि एंगल 2 एंड एंगल 4 के इक्वल है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, तो ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। अब देखिए, मैंने एक चीज प्रूव की है बच्चे, मैं दूसरी चीज प्रूव करने वाली हूँ। सबसे पहले ना एक छोटी सी बात ध्यान रखिए कि आपको पता कैसे लगेगा कि मुझे कौन सी लाइन उठानी है और कौन सी रे उठानी है। आपको ध्यान रखना है, जब मैंने ये वाली लाइन ली थी तो देखा एंगल 1 एंगल 2 आ रहा है, इधर मैंने लिया तो एंगल 1 एंगल 4 आ रहा है। देखो एंगल 1 दोनों के बीच में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। कॉमन आने का मतलब क्या है, जब मैं इक्वेट करूंगी तो कॉमन एंगल क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो सेम वे से आप आगे सोचिए, इसी चीज को अपने आप सोचने की कोशिश करिए कि मैं अब इससे नेक्स्ट क्या लिखूं। इससे नेक्स्ट मुझे प्रूफ करना है एंगल 1 एंगल 3 के, तो देखिए एंगल 1 एंगल 3 के, अगर मैं ये चीज़ ले लूँ, इन तीन एंगल्स को ले लूँ, इन तीन एंगल्स को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 एंगल 4 का सम 180 लेना पड़ेगा और एंगल 4 और एंगल 3 का सम 180 लेना पड़ेगा, ताकि मैं एंगल 4 को क्या करवा पाऊँ, कैंसिल करवा पाऊँ। कर लोगे, समझ आ रहा है आपको? चलिए, सेम प्रोसीजर है, मैं सेम नहीं रिपीट करती, मैं सिर्फ डायरेक्ट लिख रही हूँ। आप सेम ऐसे ही बना के लिखेंगे। मैं लिखूंगी एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 डिग्री बनाएगा क्योंकि लीनियर पेयर है। सिमिलरली, या फिर आप लिखेंगे एक्सियम 1 के अकॉर्डिंग। चलिए, एंगल 4 प्लस एंगल 3 भी 180 डिग्री होगा। इसका नाम दे देती हूँ 3 इक्वेशन, इसको दे देती हूँ 4 इक्वेशन। इक्वेट जब हम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 3, एंगल 4 से एंगल 4 कैंसिल हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल आ जाएगा एंगल 3 के अगेन, हैंस प्रूव्ड। ये थी आपकी थ्योरम और ये था आपका प्रूफ। ये है इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। आज के लिए इतना ही करते हैं और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं सेकंड वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।